जसरोटिया साहब की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जगदीप सिंह भी हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और काफी कुछ इन तमाम तर चीजों में इनकी खदमात रही हैं। अब्दुल हमीद मलिक साहब भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जगदीप साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं अभी फिलहाल, अगर रूल तय होते हैं कि क्या पावर सरकार के पास है और क्या पावर एलजी के पास है, तो इसका मतलब साफ है कि फिलहाल स्टेटहुड की जो बात आप लोग उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, फिलहाल शायद ये नामुमकिन लगे और अभी इस पे कोई फैसला ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर में सर्वसम्मति और एक बड़े व्यापक जनादेश के बाद चुनी गई सरकार और उसके अख्तियारों की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कितनी चालाकी से, कितनी धूर्तता से और कितनी बेईमानी से मरकज में बैठी भाजपा सरकार, जो पहले करीब करीब एक दशक तक जबरन जम्मू कश्मीर की शासन जो है वो चलाती चली आ रही थी, जम्मू कश्मीर पर काबिज थी, उसने चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 को लागू कर दिया। अब ये धारा क्या कहती है, पहले इसे समझना होगा, ताकि हम वी मस्ट बी एबल टू कंप्रीहेंड that what the existing position we have, right, being a government of Jammu and Kashmir, and it clearly says that you are not supposed to take any decision unanimously without the consent of LG if a particular matter which is related to the financial assistance, and secondly the law abiding agency which is known as police. अब आप इस बात को समझिए कि भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता ठीक उसी तर्ज पर, जैसे हिमाचल के लिए तंज कसते हैं कि हिमाचल तो भाई दिवालिया हो गया, पंजाब के लिए कहते हैं अरे भाई आम आदमी पार्टी जो है उसके पास अपनी स्कीम्स को लागू करने के लिए पैसा नहीं है, मानो कि वो इस देश का नहीं बल्कि किसी और देश का हिस्सा हो। वही स्थिति यहां पर है कि अब ये कहना शुरू कर देंगे कि भैया 1 लाख नौकरियों का आपने क्या किया, आपने स्मार्ट मीटर्स का क्या किया, जबकि सरहद पर हाथ आपने रखा है। आप वित्तीय मामलों में कोई फैसला ले नहीं सकते। आप लॉ अबाइडिंग एजेंसी जो सबसे बड़ी पुलिस है, जब सोशल जस्टिस की बात आती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो ये जो लॉ अबाइडिंग एजेंसी है इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो दिल्ली जैसी तर्ज पर आप परिस्थितियां यहां बनाने के लिए पहले दिन से आप दृढ़ निश्चय किए हुए थे। ये बात अलग है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी सगेशियसली ये कोशिश की, वो दिल्ली गए, उन्होंने कई मर्तबा बात की मरकजी सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ, लेकिन आलम यह है कि जम्मू कश्मीर की जो वास्तु स्थिति मैं आपको 2 शब्दों में बताना चाहूं तो आप एक जीवंत उदाहरण ले लीजिए कि पिछले करीब करीब 2 महीनों में 2 मर्तबा सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर बैठकें हुई जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में, जो आतंकवाद की जद में करीब करीब 3.25 दशकों से, उसमें चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है, होम डिपार्टमेंट आपके पास, फाइनेंस आपके पास, पुलिसिंग आपके पास, तो कैसे एक सरकार जिसको इतना बड़ा जनादेश मिला है, कहीं कोई त्रिशंकु जनादेश की वो स्थिति नहीं जो पिछली मर्तबा थी, बावजूद उसके अगर वो काम नहीं कर पाती और फिर आपको भीख मांगनी पड़ती है स्टेटहुड के लिए। ये तो हक था जम्मू कश्मीर का जो जबरन छीना मोदी सरकार ने, और अब देने में जो है वो ये नानुकर कर रहे हैं, हालातों का हवाला दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले समय में भाजपा की इन तमाम सौतेले व्यवहारों को, उनकी नीतियों को और जम्मू कश्मीर को उससे होने वाली राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हानि का जो है वो सबक जरूर सिखाएगी। लेकिन अभी परिस्थितियां ठीक वैसे ही चलेंगी जैसे दिल्ली में चल रही हैं। जी बिल्कुल। अभिजीत जसरोटिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसरोटिया साहब, क्या वाकई सेंटर की नीयत साफ नहीं है स्टेटहुड के हवाले से? क्योंकि जिस तरीके की चीजें एलजी और सीएम के दरमियान पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है और शायद जल्द ही इसके हवाले से कुछ न कुछ जारी हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि अभी स्टेटहुड नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर आवाज उठ रहे हैं कांग्रेस एनसी की तरफ से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक आप बताएं केंद्र की नीयत की बात करें या एलजी ऑफिस की नीयत की बात करें, मैं साफ शब्दों में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि डे 1 जब असेंबली स्टार्ट हुई तो सबसे पहले दिन में जो माननीय उपराज्यपाल
सिन्हा साहब है, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया 5-6 साल का। और 5-6 साल का जब ब्यौरा दिया, उन्होंने बताया किस तरह से 1.73 लाख करोड़ की जो जीडीपी है उसे डबल किया गया, किस तरह से वो जो J&K बैंक, जिसे यहाँ की उस समय की जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने घर का बैंक समझ के लूट खसूट का एक अड्डा बनाकर रखा हुआ था, जिसके कारण हमेशा ही वो डेफिशिएट में रहा करता था। जो करोड़ों के डेफिशिएट से शुरू हुआ J&K बैंक आज करोड़ों का प्रॉफिट दे रहा है। उन्होंने ये बताया कि G20 हुई, उन्होंने ये बताया कि 42,000 नौकरियां दी गई, पूरी की पूरी नौकरियां आपकी। 500 रुपए वाला लोगों के साथ नाइंसाफी या चूसने वाला काम नहीं किया। ये सारे ब्यौरे के साथ शुरू हुई, यानी कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, अब इसको आगे आप रखिएगा संभाल कर। लेकिन इन्होंने क्या किया, अगले ही दिन इन्होंने 370 का राग गाना शुरू किया। उसके अगले दिन इनके एक मंत्री बोलते हैं, एक इनके मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं जी 1953 से पीछे चले जाइए। ये वही पार्टी जो अभी इनके प्रवक्ता बैठे हुए, ये पार्टी ने हस्ताक्षर किया, उस ऑटोनॉमी पे भी हस्ताक्षर किया जिसको साफ ही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सिरे से निकाला था। उन्होंने कहा कि हमें इंदिरा गांधी जी की भी बात नहीं सुननी है, हम केवल और केवल अपने ही एजेंडे पे चलेंगे और हम दूसरों को खुश करने के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके हमारे नेताओं ने ऑटोनॉमी के खिलाफ बातें की थी, आज ये उनके साथ खड़े। तो आप समझ सकते हो कि इनकी नीयत और नीति दायरे दिन से कैसी है। इनकी नीयत और नीति केवल और केवल इस तरह की है कि जम्मू कश्मीर जो 2024 में आज है, इसको 1953 से पीछे ले जाए। हम ये पीछे धकेलना चाहते हैं हर एक चीज को, इसी कारण इतनी बातें कर रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिनके प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, सबसे पहले आप मुझे बताएं, 2-3 सीटें आपको खींच के मिली कश्मीर के अंदर और एक सीट आपने यहाँ पर जम्मू के अंदर निकली है। वो सीटें भी अगर आप उमर साहब के कांधे पर ना चढ़ते, क्योंकि वैसे ही इनके लिए एक लफ्ज बड़ा अच्छा यूज किया गया था, परजीवी। मैं उसका इंग्लिश अनुवाद नहीं करूंगा, इनको बुरा लग जाएगा, लेकिन वो परजीवी पार्टी ने 2-3 सीटें वहां ली, एक आधी सीट यहां ली और ये बोलते हैं हम पब्लिक की आवाज बन जाएंगे, लोग हमें सबक सिखाएंगे। अरे लोगों ने जो आपको सबक सिखाया उससे तो सबक लीजिए कि परजीवी होने से, दूसरे को डिपेंडेंट होने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परजीवी केवल यहाँ ही नहीं है, आप पाकिस्तान में भी परजीवी है, क्योंकि वहां का ख्वाजा आसिफ आपके लिए वकालत करता है, बोलता है कि जी इंडी गठबंधन को जिताएं। तो आप समझ सकते हो कि इस पार्टी के सबसे पहले क्या इनके मंसूबे हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जब लोगों को यहाँ फरमान देगी और बातें करेगी तो आप खुद इसमें डिसाइड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि किस तरह से आगे चलना है। जब ये बार बार इस चीज पर आग लापते हैं, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसके अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया गया, किसके पास क्या है, किसने कैसे करना और क्या नहीं करना है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये वही ब्यूरोक्रेसी है, ये वही IAS, IPS, KS, KPS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 5-6 साल में आपकी GDP डबल कर दी, आपके डेफिशिएट वाली चीजों को आगे ले आए, G20 करवाई, ये वही है। आज आपके जो मंत्री हैं वो इन्हीं के पीछे पड़ गए हुए हाथ धोकर। अरे ये वही चीजें थी। अब एक अंग्रेजी में कहावत है, बैड वर्कमैन quarrels with his tools। अब आपको नहीं अगर करना आ रहा है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है काम करने की। आपकी नीयत है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात को पीछे छोड़कर हम 1953 से पीछे जाएं, जो हम होने नहीं देंगे। ठीक है जसरोटे साहब, जो भी कहा आपने उसमें से मैं अपने सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा आपसे कि देखिए ये सारी चीजें अपनी जगह है, सेंटर क्या फैसला लेती है, स्टेट को क्या पावर मिलता है, LG को क्या पावर मिलता है। फिलहाल जो मांग, और आप लोगों ने भी कहा था कि स्टेटहुड देंगे, क्या अभी जो हम सभी को लग रहा है कि ये मामला शायद ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और स्टेटहुड फिलहाल तो नहीं मिलने वाला, क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे, कब तक के लिए? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो चीजें हैं वो जरूर जब भी स्थिति अनुकूल होती है तो क्यों नहीं, अगर ये बात की गई है तो जरूर होगी। लेकिन कम से कम आप इस जो यूटी है इसको कम से कम 1953 से पीछे ना ले जाए, कम से कम इनसे जरूर ये रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है मैं जरूर जगदीप सिंह साहब से जवाब लूंगा, खासतौर पे परजीवी वाले मामले पे जरूर आपसे जो है टिप्पणी चाहेंगे। देखिए मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तो ये एक बड़ा चिरपरिचित अंदाज हो चुका है भाजपा का। आज इवन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका जी ने देश की संसद में भी कहा कि आप लाख चाहे नेहरू जी को जितना आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे, जितना कोशिश करेंगे उनको इतिहास से खदेड़ने की, उतना ही ये देश उनके इस देश के लिए किए गए कार्यों को, समर्पण को और देश को दिए गए आकार को याद करेगा। अब आपने इनसे सवाल कुछ पूछा है और ये इनकी आदत है, अभी पाकिस्तान पहुंच गए, ख्वाजा हाफिज का नाम सुन लिया है, हर बार वही बात कहानी सुना देते हैं। तो अब मैं भी जरा दो बातें इनसे पूछ लूंगा। मैंने तो सीधी बात पूछी। पहली बात, कांग्रेस परजीवी है, इन्होंने ये कहा। मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी और अपनी पार्टी की इस हार को स्वीकार करता हूं और मैं मानता हूं कि आला कमान ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है।
कहां कहां पर हमसे त्रुटियां हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। कई लाख वोटों का जो अंतर था वो महज कुछ हजार वोटों के बीच में करीब 1 लाख के करीब रह गया था। वो पिछली मर्तबा 3.5 लाख के करीब था। बावजूद उसके हम हारे हैं, तो कुछ वजूहात जरूर है, उस पर मनन होगा। लेकिन मुझे इनसे पूछना ये है कि 1984 में आपके जब 2 सांसद थे, और थोड़ा पीछे चले जाइए, आपके वैचारिक पुरोधा, अगर आप आज भी कपूर आयोग खोलकर देखेंगे तो आलम ये था कि महात्मा गांधी की हत्या में नाम था। तो तब किसी ने आप पर तंज नहीं कसा। ये नेहरू जी थे, इतने बड़े बहुमत के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में लिया। ये हमारी संस्कृति है और आप हमें परजीवी बता रहे हैं। चलिए, अब मैं बताना चाहता हूं इनको, इन्होंने माननीय राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा, मैं माननीय राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के बारे में इनसे पूछना चाहता हूं। पहली तो बात, अपना चुनाव 1 लाख वोट से जो आदमी हार के आता है उसको जबरन हमारे सर पर बैठाया जाता है। लोकसभा चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे होते हैं और सिन्हा साहब पूरा सरकारी अमला लाखों रुपए का खर्च करके बाई रोड 3 महीने के करीब का टाइम जो है वो चुनाव प्रचार में व्यतीत करते हैं। और फिर इन्हीं की ब्यूरोक्रेसी का पहला आईएएस ऑफिसर उठकर ये कहता है कि मनोज सिन्हा साहब जो है, इन्होंने 1200 करोड़ का जल शक्ति का घोटाला जो है वो उनकी सरपरस्ती में और उनकी जानकारी में घटित हुआ है। दूसरा आईएएस अफसर उठ के कहता है कि साहब के बेटे की सगाई थी दिल्ली में जम्मू कश्मीर भवन में और पैसा लोगों का इस्तेमाल किया गया। ये तो परिस्थितियां हैं यहाँ की। ठीक है, तो अगर आपको सिन्हा साहब की सरपरस्ती दी जाती है जम्मू कश्मीर को, तो क्या आपको मंजूर नहीं है? देखिए, क्यों चाहेगी? जब इतना बड़ा जनादेश हासिल है, क्यों चाहेंगे हम? क्यों किया भाजपा ने रिकंस्ट्रक्शन एक्ट में परिवर्तन? बात साहब है, जो इन्होंने वहां किया था पांडिचेरी में भाजपा के 3 विधायकों को जिताने के लिए नियमों को बदल के रख दिया। ठीक वैसे जैसे इलेक्शन कमीशन को लाने के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश लाकर फैसला पलट दिया। मैं जम्मू कश्मीर की मुख्तसर बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक भाजपा को ये चीज समझनी पड़ेगी, ये ठीक है, आज इस देश की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, कभी जॉर्ज सोरास की बात करते हैं तो वो उल्टा इन्हीं पर पड़ जाता है। अमेरिका ने जवाब तलबी कर ली तो बगले झांकने लगे, और तो और अडानी का नाम लेने पर देश की संसद की कार्रवाई तक नहीं जो है वो होने दी जाती। लेकिन मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि आज हम जम्मू कश्मीर की डिबेट में बैठे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है जो लगता है आपको कि आप वित्तीय तमाम मामलों का जो क्षेत्राधिकार है और हक हकूक है वो अपने पास रखेंगे, पुलिसिंग भी अपने पास रखेंगे, और फिर आप तंज कसेंगे मौके की सरकार पर कि वो काम नहीं कर रही। तो आप जम्मू कश्मीर के शुभचिंतक कैसे हुए? हकीकत ये है कि भाजपा के नेताओं की ये जो नपुंसक राजनीति है वो इस भी काबिल नहीं है कि यहां से नेता उठकर जाके अपनी दिल्ली की आला कमान की आंखों में आंख डालकर कह सके कि जनाब बहुत हुआ, आपने हमारे लोगों का स्टेटूट छीना, उसे वापस दीजिए। हमें लोगों के बीच जाकर जवाब देना पड़ता है। उतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों में। पिछले रास्ते से 5 और विधायकों को जबरन विधानसभा भेजने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की। ये बात अलग है कि जनता ने इनके तमाम इस तरीके की सोच और इस तरीके की नीतियों को सिरे से खारिज करते हुए एक बड़ा जनादेश दे दिया। रही बात कांग्रेस पे तंज कसने की, मैंने कहा हम अपनी हार को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं और कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है। केवल जम्मू कश्मीर में या और 2-3 प्रदेशों जहां का आप हवाला, ठीक है, जसरोटिया साहब से इस हवाले से जवाब ले लेते हैं पहले, उसके बाद आएंगे पूरे मुकम्मल आपकी तरफ। जसरोटिया साहब, आपकी नीयत पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो चले, इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास बताया और सब कुछ बताया। मैं एक एक करके जरा इनका इतिहास का एक एक चीज का जरा आपके सामने पर्दाफाश करता हूँ, बताता हूँ इनके बारे में भी जरा। इन्होंने कहा आपके कभी 2 विधायक थे, रहे बारे जब 4 भी थे या 6 भी विधायक थे ना, जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट, सॉरी, जब 6 भी थे ना, जब या 2 भी थे, तो आपके ही उस समय पार्टी वाले मजबूर हो गए थे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा जाए। ये था कॉन्फिडेंस अपोजिशन के ऊपर कि पता है ये वहां भी जाएंगे तो देश की बात करेंगे। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या राहुल गांधी पे ये भरोसा किया जा सकता है कि वहां पर जाकर ये इलियाना उमर के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाएंगे या अपने ही देश के खिलाफ बात नहीं करेंगे?
क्या इनके ऊपर ये भरोसा किया जा सकता है कि उनको कहीं बाहर भेजा जाए, वो बाहर जाके ये नहीं बोलेंगे कि मेरे हिंदुस्तान में पैसा मत लगाए? और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 363 करोड़ रुपया पिछले साल पकड़ा गया झारखंड से, और अभी 36 करोड़ पकड़ा गया। जब ये हाय तौबा मचाते फिरते हैं कि जनाब हमारे को जी सीबीआई तंग करती है, ईडी तंग करती है, आज आप इतना इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस समय आपने लोगों का क्या हाल किया होगा? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे और ये बताएंगे हमारी साफ सुथरी छवि वाले एलजी के ऊपर ये कटाक्ष करेंगे। अरे भाई साहब, जिनकी पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी के युवराज जो खुद नेशनल हर्डर केस के ऊपर अभी तक जमानत पे घूम रहे हैं, और अभी इनके लिए यहाँ पर इनके जो सोरोस हैं, जो नए फूफा ने जन्म लिया है, जो पूछ रहे हैं अभी सभी के सभी, बताइए जी व्हाट वाज द रीजन? ये कौन थे कौन नहीं, उनके ऊपर भी इनको आया कोई बात होती है देश की, पहुंच जाते हैं अमेरिका कि अमेरिका वाला आके हमारे को बैकअप दे। अरे कितने देशों में जाके अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे जनाब? कोई हिसाब किताब तो दीजिए लोगों को, इस देश ने कितना कुछ है। और आप बात करते हो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मजबूरी नहीं जनाब, सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े काबिल थे, और इतने काबिल थे जिन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को संगठित किया था। और अगर आपके नेहरू जी, आप मैंने तो नाम नहीं लिया, आपने नेहरू जी के कसीदे पढ़ना शुरू किए, अगर जम्मू कश्मीर का चैप्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास रहने देते तो आज जम्मू कश्मीर बड़ी देर पहले ही पूरे का पूरा हिंदुस्तान के साथ विलय हो चुका था। डेलिबरेटली नेहरू जी ने शेख साहब को खुश करने के लिए कहा ये रहने दो जी, ये मैं खुद देखूंगा, इसमें आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने एक काबिल इंसान को कोई मौका दिया तो कुछ गलत नहीं किया, कोई नाकाबिल इंसान नहीं थे, ऐसे नाकाबिल नहीं थे कि जो पैदा होते जिन्हें कहा गया कि भाई साहब आप प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री स्कूल जा रहा है, ये जो प्रधानमंत्री कॉलेज जा रहा है, ये प्रधानमंत्री आप पार्टी में आ गया, और बेचारे को प्रधानमंत्री के ख्वाब दिखाते दिखाते आपने कहां पर उसको पहुंचा दिया। इस तरह का कोई नाकाबिल नहीं था जिसे सिर पे लाके जैसे आपकी पार्टी में लाके बिठाया लोगों को। हाँ, लेकिन जसरोटिया साहब, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी आपने जो कहा, वो ठीक है, तारीख का हिस्सा है। आप पूरे जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये समझूंगा कि अगर एलजी को पूरे पावर देने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार और आवाम पे बैठा दिया जाए तो फिर इस सरकार का क्या फायदा, आवाम का डेवलपमेंट कैसे होगा? एलजी साहब के पास पावर क्या है जी, मुझे बता दीजिए। जो पावर है इस समय, जिस हिसाब के जम्मू कश्मीर के जो हालात, वो भी कर्टसी इनकी वजह से 87 की रिगिंग इन्हीं के बूटा सिंह होम मिनिस्टर ने यहाँ पर की थी, और रातों रात यहाँ पर जो नतीजे बदले थे, एमयूएफ पार्टी हुआ करती, जिसके बाद बंदूक दाखिल करवाई, 20-30 साल साथ होकर इन्होंने सब कुछ यहाँ पर काम किया। उसके कारण जो है पुलिस और ये सब चीजें उनके पास है, और अभी तक जो है फाइनेंस रखा गया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, बाकी तो सब कुछ आपके पास है ना? ठीक है, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिए, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिए, मैं उसी पे जवाब लूंगा आपका। जसरोटिया साहब, जसरोटिया साहब, इनको करना नहीं आ रहा। जसरोटिया साहब, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिए मुझे अपने सवाल के लिए, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपसे समझ सकूं। सवाल यह है कि 239 ए के तहत जो चीजें अगर होंगी उनके पास, तो यह होगा कि अगर सरकार ने कोई असेंबली में फैसला लिया तो वो एलजी के थ्रू गुजरना पड़ेगा और उनकी फाइनल मुहर लगेगी, और अगर एलजी ने कोई फैसला लिया तो सरकार उस पर सवाल नहीं उठा सकती, ना कोर्ट जा सकती है। यानी आप करें तो कोई सवाल नहीं है, हम करें या हम कोई फैसला लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। 60 साल तक आपने यहां सरकार चलाई, बताएं 60 साल तक आपने क्या किया, क्या हालत करके रखी यहां पर? इतनी यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें बनी हुई हैं, इन्हीं की वजह से यहां पर बनी है। 60 साल तक आपका लूट कसूट का आलम क्या था वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। आज तक इससे पहले भी करोड़ों अरबों खरबों रुपया आया, वो कहां पर गया? 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड निकाल लीजिए, 60 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड। जब आप 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब 6 साल के बाद अगर आपको मौका मिला है तो करिए ना। आपकी नीयत नहीं है काम करने की, अगर आपकी नीयत काम करने की हो तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अब ये फिर से एक आंख से दिखना शुरू हो गया, आपको बताता हूं। 575 लेक्चरर की पोस्ट निकाली, उर्दू को 36 पोस्ट है, 360 दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी और संस्कृत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिसके बारे में कहा गया, उसकी एक भी पोस्ट नहीं है जनाब, और डोगरी मात्र 3 पोस्ट है। ये तो अपनी नियत ही आज से आपकी ऐसी है, एक आंख से देखने वाली, जैसे आप पहले से एक आंख से देखते थे। इन्हीं के काल के अंदर वहां पर बताया एक इंस्टीट्यूट बना था, सोरा इंस्टीट्यूट, वो कश्मीर में बना। जम्मू वालों को बेचारों को पता भी नहीं था कि इंस्टीट्यूट नाम की क्या चीज होती है। अब जब 5-6 सालों में सबका साथ सबका विकास के चलते जो कार्य हमने किए, जम्मू एम्स है तो कश्मीर है, IIT-IIM है तो वहां भी है, बराबर की तरक्की हो दोनों हिस्से में करवाई, तो आप भी करवाइए ना। ये तो खाम खा के बहाने ढूंढ रहे हैं किसी ठीक तरह है से हमारे को। जगदीप साहब, बिल्कुल पॉइंट है जसरोटिया साहब की बात में, और पॉइंट ये है जिस तरीके से वो कह रहे हैं इसमें बिल्कुल पॉइंट है कि आप अगर सबका भला करते तो चौकीदार बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जगदीप साहब,
ठीक है, अगर मैं जगदीप साहब से इसका जवाब जरूर लूंगा। जसरोटिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त अगर जिस तरीके से सवाल बन रहे हैं बहुत सारे कि अगर पावर एलजी को इस तरह से मिलता है तमाम तर चीजों में, और एलजी अपनी मनमानी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनको यह कहा जाता है किसी भी मामले में और वो उस चीज को मना कर देते हैं तो लोगों का डेवलपमेंट रुक जाएगा। इस तरह से कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड देगी तो एलजी साहब आए ना। मैंने आपके सामने जीडीपी डबल आपको 5-6 साल में बता दी। मैंने 42,000 नौकरियां, पूरी नौकरियां, 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं कांग्रेस और एलजी के टाइम की पूरी नौकरी भी हकदार को हक मिला पूरे का पूरा। इन्होंने 500 रुपए पर 20 साल तक इन्होंने दिल्ली वेजरों का खून चूसने का काम किया जनाब। उन्होंने 5-6 साल में आपको कर दिखाया। तो आपको अगर आप कोई काम करना, अच्छा काम करिए। जिसने अच्छे काम किए वो आपके काम को प्रोत्साहन देगा। हम भी आपके साथ खड़े। अब फिर से एक आंख से देखने की बात करेंगे, फिर से आप वही उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को तंग करने की बात करेंगे, उनको आप अपने उसी पुराने सिस्टम से चलाना चाहेंगे। तो एक मिनट तो सोचिए कि कम से कम इतना तो सोच लीजिए कि 60 साल तक आपने उत्पीड़न किया, 5-6 साल में अगर 70 साल का विकास हो रहा है, आप चले ना आगे। आपको कौन मना करता है? आपने अपने मैनिफेस्टो में ही सब कुछ किया। कांग्रेस ने हस्ताक्षर किया। पूरे देश को चाहूंगा कि टीवी से ये चीज जानने के हस्ताक्षर किया ऑटोनॉमी के ऊपर कांग्रेस वालों ने। उसके ऊपर उनके ये जो खुद भी अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चलती है, सबसे बड़ी बात कहती है। 370 के ऊपर उनके हस्ताक्षर है। ये तो वहां जाना चाहते हैं जी वापस। इनको आप कौन से अगर इन्होंने 200 यूनिट फ्री की बात की थी बिजली की, वो तो किसी को नहीं आई। 12 इन्होंने कहे थे कि हम आपको सिलेंडर फ्री देंगे, वो किसी को नहीं दिए उन्होंने अभी तक। आप बताएं ना, कोई काम, आप प्रोडक्टिव काम तो करें लोगों का। 5-6 साल काम होता है। ब्यूरोक्रेट का आपने लफ्ज यूज किया जसरोटिया साहब, ब्यूरोक्रेट का। मैं देखिए इस चीज को आपसे समझूंगा। मैं ये सवाल नहीं है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप वहां के हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स अगर नाक में दम कर दे अवाम को या सियासतदानों को, वहां की पॉलिटिक्स को, तो क्या ब्यूरोक्रेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि कोई करता है जरूर कीजिए, लेकिन एक मिनट के लिए ये वही देखिए, मैंने कहा ना, जो मैंने बार बार कहा, बैड वर्कमैन क्वारल्स विद दिस, यही वो लोग थे जिन्होंने 5-6 साल में मेरे बीमारू राज्य को आगे पहुंचा दिया। यही वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ डिलीवर करके दिखाया। अचानक से क्या हो गया? आज कुछ नहीं। आज इनके जो नेता हैं वो जाके इनको जो है वो अपने पुरानी उसी सिस्टम के अंदर लाना चाहते हैं। जो वो काम करने की आदत पड़ गई ना, वो कैसे जाए पुराने सिस्टम के अंदर? तो ये इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये तरक्की करवाना नहीं चाहते हैं। इनको वही लगता है कि हम एक आंख से देखते रहे, जम्मू वाले हमारे को चुप करके बस सहते रहेंगे पैसे, जो अब जम्मू के लोग सहने से मना कर दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात सोचिए, नाइंसाफी तो है। अब नाइंसाफी इस तक है, जरूर लोग आपसे जानना चाहेंगे, आपसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं खासकर कि नाइंसाफी तो 51-52 से है जनाब। 51-52 में जम्मू की पॉपुलेशन 1.5 लाख ज्यादा थी कश्मीर से, और 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर को दे दी। आज भी हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की, पूरा हिंदुस्तान को मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बनकर उभरी है तो भारतीय जनता पार्टी। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 लाख ज्यादा वोट लिए, तो लोग तो हमारी फेवर में हुए। तो लेकिन करें क्या? वो 51-52 से अपने सीटें का ऐसा हेर फेर किया हुआ है कि वहां पर आपने 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें, किस कारण सरकार नहीं बन पाई। चले नहीं बन पाई, अब हम ठीक है, हम कहते हैं आपके हाथ में सरकार है तो काम तो करें कम से कम। या वो 51-52 वाला ही काम करना चाहते हैं। 96-97 में भी 8,000 वोटों के ऊपर उन्होंने गुरेज बनाई, और मेरा बनी पड़ता है वहां पर 28,000 के वोटों के ऊपर बनाई है। ये खुद सोचिए कि नाइंसाफी आज की नहीं है, तो 60-70 साल से हम लोग सहते आ रहे हैं। अब ये चाहेंगे वैसा ही चलता रहे, तो वैसा तो नहीं चलेगा। ठीक है जगदीप साहब, जिस तरीके की अभी पॉइंट उठा रहे थे जसरोटिया साहब, उनका कहना कि अगर मनमानी होगी, 60-70 साल से लोगों के साथ बेईमानी होगी और एक आंख से देखा जाएगा तो चौकीदार बैठाना होगा। चौकीदार चोर है, और ये बात आज सारा देश जानता है। कैसे? डेवलपमेंट तो नहीं बता रहे जम्मू कश्मीर के। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अब बराए मेहरबानी अभी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। आपकी पार्टी प्रेसिडेंट जमानत पे, युवराज। ठीक है जसरोटिया साहब आते हैं, मुकम्मल आपको सुनेंगे। जगदीश साहब को जवाब दे देने जी। ठीक है जगदीश साहब, तरह नहीं कर रहा था, अब जरा सुनने का मादा। प्लीज बोलिए। सिलसिलेवार ढंग से बहुत कम शब्दों में बात पूरी बोलिए। नेशनल हेराल्ड का इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया, उसके साथ आप 2G 3G कोल स्कैम सब जोड़ लीजिए। विनोद राय को बाद में राज्यसभा इन्होंने भेजा, जो उस वक्त कैग के अध्यक्ष थे, और एक भी मामले में आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो बंद कीजिए ये तमाशा, बार बार आरोप लगाने का। दूसरा, आपने अभी जॉर्ज सोरोस की बात की। अरे आपने ये किस निर्लजता के अमृत काल में लेके देश को खड़ा कर दिया है। फ्रांस के मीडिया ने खुले शब्दों में कहा कि झूठ बोल रही है भाजपा। अमेरिकन एम्बेसी ने सीधे शब्दों में कहा कि अब और नहीं हम सहन करेंगे अगर आप इस तरीके से अमेरिका को बदनाम करेंगे।
के पास कोई जवाब नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी को देखिए, इनका अहंकार देखिए। मैंने बोला, और मैंने जो बोला वो सच है, इतिहास है, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या था इनका वजूद उस वक्त, और कपूर आयोग का मैं जिक्र करके हटा हूं, क्या हालत थी, हिंदू महासभा को किस तरीके से इन्होंने उस वक्त तब्दील किया, और क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर चले आए। लेकिन हमने कभी ना में लिया, और इनका जवाब सुना आपने कि राहुल गांधी जी को क्या हम लेंगे तो वो किस तरीके से देश की जाके बाहर बदनामी कराएंगे। मैं बताता हूं बदनामी क्या होती है। चाइना में जाकर मोदी जी ने बोला कि 2014 से पहले भारत में लोगों को जन्म लेने से डर लगता था, ये देश की तारीफ थी। और आप उस व्यक्ति को बार बार आप उस व्यक्ति को एक तरह से अनपढ़ गवार सिद्ध करना चाहते हुए, जिस आदमी ने ऑक्सफोर्ड में जाके वहां पे लोगों को एग्जिस्टिंग इश्यूज पे जानकारियां दी, तो बंद कीजिए ये तमाशा। अब पटेल साहब की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं, दिक्कत क्या है जी की मैंने 10 बार बताया है, तो ये जानते हैं, लेकिन फिर बोलेंगे क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। इतिहास के बदले वो झांकता है जिसका खुद का इतिहास नहीं होता। पटेल साहब की आप सरदार समग्र प्रभात प्रकाशन निकाल कर देख लीजिए, जिसमें पटेल साहब के लिखे खतों का संकलन है, उनके हाथों से लिखे खतों का। उसमें वो लिखते हैं कि अब जम्मू कश्मीर को 1.5 साल हो गया हमें ये युद्ध लड़ते हुए, हमारी रिहैबिलिटेशन खत्म हो गई है, हम और रीइंफोर्समेंट नहीं ला सकते, तो इस युद्ध को बंद करना पड़ेगा। उनका एक और खत है जिसमें वो ये साफ साफ बताते हैं, वीके मेनन को अगर आप पढ़ेंगे, कि भाई अब जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए मैं नेहरू जी से 3 मरतबा मशवरा कर चुका हूं, और उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपका डिसीजन है, क्योंकि आप गृह मंत्री है, वो हमें स्वीकार्य होगा। कितना झूठ बोलेंगे आप, लेकिन आपकी आदत ठीक है, हिस्ट्री को छोड़ देते हैं फिलहाल। जगदीप साहब, सवाल ये है मेरा कि अगर एलजी को पावर यहां दिया जाता है, आपके ऊपर एक चौकीदार बैठाया जाता है, तो यकीनन आपके जो पास्ट में कारनामे रहे हैं आप लोगों के, अपने लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की, बराबर का बंटवारा नहीं किया, यही वजह है कि आपके ऊपर एक चौकीदार को पावरफुल बैठाया गया। मैं वही बता रहा हूं। देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो परिसीमन से पहले की स्थिति थी वो बेहतर नहीं, मैं पूछना चाहता, आपने परिसीमन में क्या बंदरबाट की? पाडर विधानसभा आपने 55,000 पे बना दी, रामगढ़, हीरानगर और सुचेतगढ़ को आपने रिजर्व कर दिया, जहां पर बहुतियात में जो थे वो जट रिफ्यूजीज थे, उनका तो आपने सियासी कत्ल कर दिया। किसी ने आपसे पूछा? आपने कई ऐसी विधानसभाएं, उदाहरण के तौर पे मैं अपनी विधानसभा की बात बता दूं, विजयपुर कस्बा है, उसके साथ लगते इलाके को एक तरह से पेट फाड़ कर विजयपुर का सांबा में जोड़ दिया गया, क्योंकि वहां पर इनका जो कैंडिडेट था वो वहां का रहने वाला। ऐसी हजार एग्जांपल्स हैं, तो ये तमाशा बंद कीजिए। ठीक है, मैं ये सारी मिसालें बिल्कुल मानूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर ये सारी चीजें हुई, लोगों के साथ नाइंसाफी हुई कई सूरत में जो आपने मिसालों के जरिए गिनवाई, तो फिर लोगों ने जनाधार उनको क्यों दिया? इतना ज्यादा वोट, इतने ज्यादा सीट, इतना ज्यादा प्यार क्यों मिला? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा जी। देखिए, शायद ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभिजीत जानते तो होंगे, लेकिन बताने का मादा नहीं है उनका, मैं बता देता हूं। मैंने पहले कहा कुछ कारण रहे हैं जिन पर हम मनन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी अमले का, सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, एम्बुलेंसेस में भर भर के शराब भेजी गई। मैं वीडियो दिखा देता हूं अभी आपको, जो लोगों ने पकड़े, और 1-2 जगह नहीं कई जगह पकड़े, उस पर ये बात नहीं करेंगे। बट सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता के अपनी बात पूरी करूंगा, देखिए अभी ये आपको बयान में वही तंज मिला कि भाई ये कब देंगे 1 लाख नौकरियां। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों के हित चिंतक हैं, आप लोगों के हितों को साधना चाहते हैं, तो आप बराए मेहरबानी ये बता दें कि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली मर्तबा हुआ कि एक राज्य को आपने यूटी बना दिया। उसके बाद अब आप स्टेटहुड के नाम पर यहाँ कहानियां सुना रहे हैं। अभी आप G20 ठीक, तो इसका जो खुलासा है ये है जसरोटिया साहब कि पहले आप पावर दीजिए, फिर तंज कसिए, देखिए फिर वो हुकूमत आवाम के लिए डेवलपमेंट के काम करती है कि नहीं करती है। पहले आप उनको पावर तो देके देखिए।
चले 60 साल इन्हीं के पास पावर थी और 60 साल में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो मैंने अभी आपके सामने पूरे के पूरे निकाल के दिखा दिए। 60 साल पावर, पैसा, सब कुछ देखे। अभी बीच में बोलेंगे ना, अभी ठीक है, पेट में दर्द होगा, मैं बोलूंगा इनके पेट में दर्द बढ़ता जाएगा, देखते जाइए आप, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आपको बता जी बोलिए। तो वो बता दिए 60 साल पावर का क्या यूज हुआ। अब वो याद है उसमें एक शेर अर्ज है इनके लिए, वो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। अब ये पहुंच गए थे फ्रांस। अब फ्रांस जहां से नानी घर है जो इनका, खासकर हम नानी घर से थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारे वाले हमारा चोर है, वो क्यों बोलेंगे आपको। तो कहाँ के मीडिया की आप बात कहाँ पर मिलाते हैं आके, हमें अच्छी तरह से पता है कौन किसके बारे में कर रहा है। और फुल बिकम में देखिए बीच में। ठीक है जगदीप साहब, मैं आपकी तरफ मुकम्मल आऊंगा, पूरा टाइम रहेगा आपके पास, बराए मेहरबानी जसरोटिया साहब को बोल लेने दीजिए। बच्ची है तो उससे पेट दर्द ठीक हो सकता है, आपका कर लीजिए। ठीक है दूसरी बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात आती है इनका यही है, जब कभी हार जाओ तो बेचारी कभी ईवीएम कूटने लगेंगे, जब कभी जीत जाओ तब सब ठीक है, जब कभी हार जाओ तो हमारा शराब बिक गई, जब सब कुछ ठीक हो जाए हिमाचल में तो सब कुछ ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, बौखलाहट तो यहीं से नजर आएगी इनकी, ये सब कुछ क्यों करते हैं। लेकिन लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या वोट शेयर है। अगर आपकी इतनी अच्छी, अगर आपका सब कुछ लोगों ने आपकी इतनी बातों के अंदर आए होते और 60 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग हुई है उसकी तरफ लोग ना देखते, तो आपका तो जो वोट शेयर है वो 2.5% भी नहीं रहा। तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की बनी है। 1.5 लाख ज्यादा आपके सहयोगियों से हमने वोट लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और एक बात और बताइए, इतने समन्वय में आपकी सरकार चल रही है, इतने कसीदे आप पढ़ रहे हैं, तो जनाब वो जब हलफ उठाया गया था तब आप लोग क्यों नहीं गए थे? क्योंकि आपको मिला कुछ नहीं बीच में से, आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो दे भी क्यों? परजीवी पार्टी जो उनकी वजह से 3-4 सीटें निकाल गई उसको किस तरह से कुछ देते? आज आपकी फ्रस्ट्रेशन का आलम यही है कि 3-4 तो आए हैं, कहीं गलती से फिर से जब चुनाव होगा तो शून्य की तरफ आप लोगों ने बढ़ना। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि साम दाम दंड भेद अपना करके बीजेपी ने इतनी ज्यादा सीटें हासिल की है। सांप दाम दंड भेद से 2-4 सीटें आती हैं जनाब। जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा वोट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए हैं। तो ये बातें कहना, ये मैंने कहा ना, ठीक, अच्छी बात है, पॉइंट है आपकी बात में। जसरोटिया साहब, जस्ट एक सवाल उसके बाद मुकम्मल जवाब दीजिए आप। सवाल ये है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं बनी तो क्या आप रूल्स चेंज कर देंगे? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेने के बाद भी हम अपोजिशन बैठे तो ये त्रासदी तो हमारे साथ है ही है। उसके बाद बताएं ना कि आपके पास कमी किस चीज की है। आपके सभी मंत्री जा रहे हैं, कभी एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ते हैं, कभी दूसरे को पकड़ते हैं, सब जगह पे आप काम, जिसको मन करता है उसको आप सस्पेंड करते हैं, जिसको मन करता है उसको आप टर्मिनेट कर रहे हैं। सब कुछ तो आपके पास है, अब आपको काम नहीं करना था क्योंकि आपने वादे कुछ इस तरह के कर दिया। 200 यूनिट आप फ्री बिजली कहां से ला कर देंगे? तो अब वो दे नहीं पा रहे तो आपने ठीकरा हमारे सिर पे आके डालना है। लाख नौकरियां, अभी आपके सामने 575 नौकरियां निकाली जिसमें मैंने आपको सब बता दिया कि इन्होंने। अब आप जब इस तरह की बातें करते हैं, आपकी नीयत नहीं है लोगों की काम करने की। जब आप नीयत नहीं है काम करने की तो ठीकरा तो फोड़ना किसी के ऊपर। तो चलो जी, इनके ऊपर अगर आप आज भी काम करना चाहें, स्काई इज द लिमिट, कुछ ना करें, इस कारवां को आगे भी लेकर जाए तो बहुत कुछ है। लेकिन आपकी नीयत वही है, एक आंख से देखने वाली। इसी कारण जो है जगदीप साहब, सवाल जवाब बहुत गंभीर है, आरोप भी कि आपको काम करने की नीयत ही नहीं है आपकी हुकूमत को, बस आप दूसरों पे इल्जाम गढ़ रहे हैं क्योंकि करना नहीं चाहते। मैं सुन नहीं पाया, मैं कट गया था। बताएं क्या सवाल पूछा? जी, मैं इनसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि आपको काम करने की, यानी कि हुकूमत को काम करने की नीयत नहीं है, यही वजह है कि आप दूसरों पे इल्जाम गढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अब बजाय इसके कि मैं उसी डिस्कशन में दोबारा जाऊं जो इनके साथ करना बेमानी है, मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उनके जवाब इनसे ले लीजिए। बोलिए। पहले इन्होंने ईवीएम पर बात की, मेरे कुछ सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे पीछे नेहरू जी, इंदिरा जी का जिक्र ना करके उनका उत्तर दे जी। पहला सवाल, 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, कोई जवाब है? दूसरा सवाल, जिस कंपनी ने ईवीएम मशीनें बनाई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके 7 पदाधिकारियों में से 4 आपके नेता क्यों हैं? तीसरा, वो 4 प्रोफेसर जिन्होंने वीवीपैट की इजाद की, उन्हीं को तकनीकी टीम में क्यों रखा गया? चौथा, सोर्स कोड जो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अगर ईवीएम यूज करता है तो पब्लिक करता है, आपने क्यों नहीं किया? पांचवा, अगर जम्मू कश्मीर जहां की भौगोलिक परिस्थितियां जो है इतनी विकट है, उसके बावजूद यहां पर हुए चुनाव में 0.24% का इजाफा हुआ, तो क्यों हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे मैदानी राज्यों में पहले दिन 58.2, 4 घंटों के बाद 66.2 और काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले
66.05 5 लाख वोट आपने बढ़ा दिए, उसका क्या जवाब है? आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तागड़े 5 करोड़ रुपया लेकर पकड़े गए, आपके पास क्या जवाब है? क्यों नांदेड़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब भीड़ वहां पर टूट पड़ी तो आपके इलेक्शन कमीशन ने कहा दोबारा काउंटिंग करेंगे, उसके बाद भाजपा के जीते हुए उम्मीदवार को हारा बताकर कांग्रेस को जितवा दिया? क्यों नांदेड़ विधानसभा में दो वोटिंग जो अलग अलग विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव की एक साथ हुई, उसमें क्यों 90% लोगों ने लोकसभा में तो कांग्रेस को वोट दिया और विधानसभा की 7 सीटों पर आपको दिया? क्यों आपने एक छोटे से गांव की मॉक पोलिंग को बंद करवाने के लिए वहां पुलिस भेज दी? क्यों आपका इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग के लिए एक पोलिंग बूथ का 47,500 रुपया लेता है? और क्यों उन तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया उनको इलेक्शन कमीशन मॉक पोलिंग का हवाला देके कहता है कि आ जाइए आपको मॉक पोलिंग करवा के बता देते हैं, रिकाउंटिंग नहीं करेंगे? क्यों दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि आपने एक ही विधानसभा में 11,000 लोगों के बने हुए वोटों को कैंसिल करने के लिए आवेदन दिया है, मैं सबूत दिखाया, क्यों इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया? क्यों 90% चार्ज हुई ईवीएम जो है उसके ऊपर कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका? इतने सारे क्यों का जवाब आप दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरी ईमानदारी से। चलिए जसरोटिया साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? चले जी, इनका तो अभी मैं कहना जरूर चाहूंगा, अभी ये कहीं का बीच में टोके ना। जी बोलिए बोलिए। सबसे पहली बात, सबसे एक एक करके इनको कहीं का चुप परेशान रही। जी सबसे पहले ईवीएम कौन लेकर आया? जब आप लेकर आए थे तो क्या आपने जांचा नहीं था कि इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या मतलब है इस बात का? उनके कहने का मतलब यह है कि जब आप ईवीएम लेकर के आए थे तो आपने क्यों नहीं जांचा कि ये इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है कि नहीं? जसरोटिया साहब बात मुकम्मल करिए। हाँ, मैं करता हूं जी। देखिए, क्या उस समय आप लेकर आए, चले, उसके बाद ये आती है कि आप मुझे जरा एक बात बता दीजिएगा कि हिमाचल के अंदर वो फार्मूला नहीं चलेगा, वो झारखंड के अंदर फार्मूला नहीं चलेगा, ऐसा कौन सा पासवर्ड है कि जिसके अंदर ये फार्मूले कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते हैं? अब चक्कर इसके अंदर मैं समझता हूं, और मैंने बड़ी बार एक बार चैनल इन्हीं को एक बार कहा था, लेकिन फिर भी इनको लज्जा नहीं आती, ये फिर से बार बार बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस का और ईवीएम का कौन सा रिश्ता है? कांग्रेस है उसकी सरफिरी आशिक और ईवीएम बेचारी एक माशूका है। अब जब कभी तो हंस देती है इनकी तरफ, तब तो बड़ी अच्छी है, जब कभी इनकी तरफ, ज्यादातर इनकी तरफ वो घृणा की निगाह से देखती है तो तू मर जा, जल जा, कट जा, दफा हो जा, ये इनका पुराना है। अब ये सरफिरी आशिक अब करें क्या? वोट जो है वो तय करता है, ठीक है, पर ईवीएम तय नहीं करता। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जसरोटिया साहब सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि वक्त की किल्लत है, इतने सारे सवाल का जवाब मुमकिन नहीं हो पाएगा। मुझे ये बताइए कि अगर जो भी रूल्स इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, छोड़िए उसे, अगर काम नहीं हुए डेवलपमेंट के, जम्मू के लोगों ने आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जिताया है, कश्मीर के लोगों को भी आप चाहते हैं डेवलपमेंट बराबर करना, मुझे बताइए कि अगर सरकार बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रही डेवलपमेंट में, तो एज अपोजिशन आपका रोल? देखिए, सबसे पहले तो सीरियस 60 साल से ये थे नहीं। 60 साल के अंदर मैं पता इनकी सीरियसनेस होती तो जम्मू कश्मीर का ये हाल नहीं होता। एज ए अपोजिशन अगर ये कहीं तरक्की की बात करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन एज ए अपोजिशन अगर ये एक आंख से देखने की कोशिश करेंगे तो दूसरी आंख हमें खोलना बड़े अच्छे से आता। चलिए, तो जगदीप साहब आपका टर्न। मैं ये चाहूंगा आपसे कि अगर जो पावर शिफ्टिंग है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम करने को नहीं रहा, फिर भी आपको आवाम का भला करना है, क्योंकि उसी पे आपने वोट लिया है, उसी पे सरकार बनाया है, तो अब आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में? मैं पहले इससे कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि समय नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने जितने सवाल दागे एक का उत्तर नहीं दे सके। यहाँ तक कि डेमोक्रेसी इन डेंजर दिल्ली के एमपी में रुकी थी, जिसकी प्रस्तावना जो है अडवाणी जी ने। जी सिर्फ ये आशिक है, आपका जवाब मैंने दे दिया, अब आपको नहीं समझ आया तो क्या कर सकते हैं जनाब? शायरी में उन्होंने जवाब दी। आपकी नीयत, निजाम जो है वो इस हद तक नीचे उतर जाएगा कि वो किसी भी तरीके से जो है वो जीतने के लिए हर तरह की बेईमानी करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है जसरोटिया साहब, जगदीप साहब को बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। एक सवाल का उत्तर आप दे सके, आपकी कुवत नहीं है जवाब देने की, क्योंकि आपके पास है पूरे हिंदुस्तान ने सुन लिया आपकी नीयत, पूरे हिंदुस्तान ने ठीक है इनके साथ समझ लिया। ठीक है जगदीप साहब सिर्फ एक सवाल कि आप मुझे बताइए अब आप क्या करेंगे? पावर शिफ्टिंग का जो मामला है सब आपकी नजर में है, सवाल पूछना शायद बेजा होगा, टाइम लेना, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि अब नेक्स्ट क्या कदम उठाएंगे आप लोग? देखिए, हम ग्रास रूट लेवल पर
लोगों तक जाने के लिए स्टेटहुड नहीं मिलने वाला अभी, ये साफ हो गया। हम लोगों के बीच जाएंगे, भाजपा की संकीर्ण मानसिकता, भाजपा का दोगलापन, भाजपा की बेईमानी और धूर्तता लोगों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार जो है वो अपना काम तो साफ ये है कि आवाम की अदालत का रुख करेगी सरकार और यकीनन इन तमाम तर मसाइल को उठाने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया जगदीप साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभिजीत साहब तमाम तर अपना कीमती और अपनी बातचीत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। यह रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब यह कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए।